हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रतिभा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्टिव ज्ञान में। आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 10 सिविक्स का पॉलिटिकल पार्टी। टॉपिक को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपको आने वाले सारे ऐसे नोटिफिकेशन रिलेटेड टू सीबीएसई बोर्ड भी आपको मिलते रहें। तो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड देन कंपोनेंट्स। तो मीनिंग, अ पॉलिटिकल पार्टी इज एन अलायंस ऑफ पीपल हैविंग सेम आइडियोलॉजी। जब कुछ लोग होते हैं, अलायंस जुड़ते हैं और उनकी सेम सोच होती है, सेम आइडियोलॉजी होती है, सेम प्रिंसिपल्स होते हैं, तो क्या करते हैं, दे कंटेस्ट द इलेक्शंस एंड इट कम्स टू पावर, फॉर्म्स एंड रन्स द गवर्नमेंट। इलेक्शन लड़ते हैं और जीतते हैं, सरकार उन पर जो कंट्रोल उनका आ जाता है। तो ये है मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज़ इट्स पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। इट्स बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं सबकी अपनी कोई ना कोई पॉलिसीज होती हैं, कुछ अपने प्रोग्राम्स होते हैं विच आर इम्प्लीमेंटेड व्हेन इट इज़ इन पावर। जब भी वो जीतते हैं, सरकार बनती है, तो अपनी उन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो अप करते हैं। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स, द लीडर्स, द एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर्स। ये तीन चीज़ें हैं जिनके बिना पॉलिटिकल पार्टी अधूरी है। ऑब्वियस है, अगर उसमें कोई लीडर नहीं है, कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं है, तो लोगों को कोई भी पता नहीं चलेगा कि उनके जो काम किसको करना है। कोई एक डिसीजन कभी भी पार्टी में नहीं आएगा, डिस्प्यूट्स हमेशा चलते रहेंगे। तो इसीलिए सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है द लीडर। द लीडर जो है वो इलेक्शन को कंटेस्ट करता है और जीत जाता है, तो परफॉर्म करता है एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स, यानी वो हमारे लिए रूल्स बनाएगा, प्रिंसिपल्स बनाएंगे। नेक्स्ट है एक्टिव मेंबर्स। एक्टिव मेंबर्स जो अटेंड द पार्टी, मीनिंग जो पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए ही आगे बढ़ते हैं। अलाउड क्लोज टू पार्टी लीडर्स, दे कैन बी कॉल्ड एसोसिएट्स ऑफ द लीडर्स। थर्ड वन इज द फॉलोअर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसका एक लीडर है, उसके साथ काम करने वाले लोग हैं, लेकिन जो उसके रूल्स एंड जो प्रिंसिपल्स हैं या उसके बहुत सारे फॉलोअर्स नहीं हैं, तो वो प्रिंसिपल के बिना या इन सब चीज़ों के बिना भी पॉलिटिकल पार्टी कोई एग्जिस्ट नहीं करती है। तो उसी तरीके से जो फॉलोअर्स होते हैं वो डेडिकेटेड वर्कर्स होते हैं उस पॉलिटिकल पार्टीज़ के, जो उनको गाइड किया जाता है, वो उस चीज़ को जो एक्टिव मेंबर्स कहते हैं या जो लीडर्स कहते हैं उसको वो लोग फॉलो करते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बोर्ड के लिए भी है, क्योंकि ये 3 मार्क्स का जो बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन है और ऑलमोस्ट पूछा गया है। तो आपको ये 3 बातें लिखनी है, कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। आंसर इज द फर्स्ट इज द लीडर्स, द एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर्स। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। दिस क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स। आपको ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का आता है। क्वेश्चन इज फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो यहाँ पर 6 है, यू कैन लर्न एनी 5 पॉइंट्स बिकॉज ऑफ द क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स। द फर्स्ट पॉइंट इज कंटेस्ट इलेक्शंस। भाई जो लीडर है, सबसे पहली बात, कंटेस्ट द इलेक्शंस बाय पुटिंग अप देयर कैंडिडेट्स। वो अपने इलेक्शंस के लिए अपने कैंडिडेट को खड़ा करते हैं, इलेक्शंस लड़ते हैं। फ्रेम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टू अट्रैक्ट जनरल पब्लिक। अपने लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं कि हम आपके लिए ये सारे काम करेंगे, जिसको वो अपने मैनिफेस्टो में शामिल करते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं ताकि जिसकी वजह से वो इलेक्शन जीत सके। प्ले डिसीव रोल इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस इन द पार्लियामेंट। जब वो जीत जाते हैं और वो पार्लियामेंट में जाते हैं, तो जिन बातों को प्रॉमिस किया है या जिन की ज़रूरत कॉमन पीपल को है भी, कि हमें सड़क चाहिए, हमें लाइट चाहिए, एजुकेशन चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो उससे रिलेटेड काम पार्लियामेंट में करते हैं। फॉर्म्स एंड रन गवर्नमेंट, सरकार को बनाना और उसको बहुत अच्छे से चलाना, ये हमारे जो कंटेस्ट जो इलेक्शंस के कैंडिडेट्स होते हैं जो जीतते हैं वही इसको अच्छे से करते हैं। उनका काम है सरकार बनाना और सरकार को चलाना। इट्स मीन देश को अच्छे से गवर्न करना। प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन व्हेन नॉट इन मेजॉरिटी। अगर आपकी सरकार नहीं है, आप मेजॉरिटी में नहीं हो,
तो आपका जो मेन काम होता है वो है अपोजिशन। अपोजिशन क्या करता है, जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है उसकी कमियों को हमें बताता है, समझाते हैं कि जो भी लॉ पास हुआ है उसकी क्या कमियां है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो बेसिकली जो कैंडिडेट्स नहीं जीत पाते हैं या ये जो पॉलिटिकल पार्टी विन नहीं हो पाती है वो अपोजिशन का रोल प्ले करती है। सिक्स्थ है शेप पब्लिक ओपिनियन बाय रेजिंग एंड हाईलाइटिंग पब्लिक इश्यूज। जो हमारी डिमांड्स हैं उनको लोगों की जो डिमांड्स हैं उनको गवर्नमेंट तक पहुंचाना और वहां से उन चीज़ों को फुलफिल करवाना, ये भी हमारे कैंडिडेट्स का या पॉलिटिकल पार्टीज का काम है। तो यू विल लर्न एनी 5 पॉइंट्स for your exams purpose. Now next is पार्टी सिस्टम। पार्टी सिस्टम कितने तरीके का पार्टी सिस्टम है हमारे यहाँ जो भी पूरे वर्ल्ड में है वो 3 का है। 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम एंड अनदर इज मल्टी पार्टी सिस्टम। तो हम ये सारे पार्टी सिस्टम को समझेंगे। फर्स्ट है 1 पार्टी सिस्टम, यानी ओनली 1 पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी होगी जो देश को रन करेगी, उस कंट्री को गवर्न करेगी। तो कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना में, यही एक बेस्ट एग्जाम्पल बनता है। एक पार्टी है और उसी से कैंडिडेट्स को चुना जाएगा, वही जो भी बनेगा उसी कैंडिडेट उसी पॉलिटिकल पार्टी से बनेगा। अब देखो इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स भी क्या हो सकते हैं। जैसे आपसे एग्जाम में पूछ भी लिया जाए कि इसके 1 पार्टी सिस्टम के मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या है, क्योंकि यहाँ पर कोई अपोजिशन नहीं है। जब अपोजिशन नहीं है तो जो गवर्नमेंट है, रूलिंग गवर्नमेंट है, वो क्या करेगी, वो अपनी मर्जी से कोई भी काम कर सकती है। तो उसके लिए ऑब्जेक्शन करने वाला कोई नहीं है, उसके लिए बोलने वाला कोई नहीं है। नो वन डू क्लेरिफाई कि भाई ये काम अच्छे से हुआ है या ये काम नहीं हुआ है। लेकिन इसके मेरिट्स क्या है, कोई भी काम बहुत जल्दी हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, बिकॉज दे डोंट वेट फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। उनको ज़रूरत नहीं कि सबकी सजेशन आए, सबकी राय आए या सबकी यस उनको है वो मिले। तो इसके लिए इनको किसी के वेट करने की ज़रूरत नहीं और इजीली कोई भी लॉ पास कर सकते हैं। तो ये है 1 पार्टी सिस्टम के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास 2 पार्टी सिस्टम। 2 पार्टी सिस्टम नेम से ही क्लियर है, इट्स मीन 2 पार्टी। पावर यूजुअली चेंज बिटवीन 2 मेन पार्टीज। ये जो 2 मेन पार्टीज होंगी कंट्री की, इन्हीं के बीच में ही पावर चेंज होती रहेगी। कभी एक पार्टी का कैंडिडेट चुना जाएगा या कभी दूसरी पार्टी का कैंडिडेट चुना जाएगा। 1 पार्टी में एग्जिस्ट कंटेस्ट इलेक्शंस एंड विन ओनली अ फ्यू सीट्स। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ 2 पार्टी सिस्टम। और प्रेजेंट में भी अभी अमेरिका में इलेक्शंस की तैयारियां चल रही हैं। इसके भी डीमेरिट्स और मेरिट्स यही है। भाई डीमेरिट्स ये कि एक अपोजिशन है तो वो रूलिंग गवर्नमेंट पे एक कंट्रोल शो कर सकते हैं कि जो रूलिंग गवर्नमेंट इज़ डूइंग गुड वर्क और नॉट। और अपोजिशन यही सबसे बेस्ट पार्ट है अपोजिशन के होने से, क्योंकि वो कहीं हद तक रूलिंग गवर्नमेंट पे कंट्रोल रखती है। नेक्स्ट है मल्टी पार्टी सिस्टम और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बिकॉज ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी इट कैन आस्क इन योर एग्जाम, या तीनों के बारे में पूछा जा सकता है। मल्टी पार्टी सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस पार्टी सिस्टम इज इंडिया। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है 2 या 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़। और इंडिया में कितनी है, नेशनल जो है हमारे पास वो 7 है एट प्रेजेंट। तो जब हमारे पास 7 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं तो इसका मतलब इंडिया में कौन सी पार्टी सिस्टम हुआ, मल्टी पार्टी सिस्टम। और अगर यहाँ पे कभी फेयर गवर्नमेंट नहीं आ पाती है तो हम क्या करते हैं, कोलिशन की गवर्नमेंट बना लेते हैं, अलायंस की पार्टीज़ बना लेते हैं, और जिसके थ्रू हम गवर्नमेंट बना पाते हैं, यानी सरकार बनती है और देश को हम रन करवा सकते हैं, गवर्न कर सकते हैं। तो यही इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। लेकिन डीमेरिट्स क्या होते हैं, क्योंकि इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हो जाती है, अगर कोलिशन की गवर्नमेंट बनती है, अलायंस वाली गवर्नमेंट बनती है, तो क्या होगा कि जो पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि सबको राजी करना होगा, यहाँ पे सबकी यस की ज़रूरत पड़ेगी, और जबकि यस को करवाने के लिए हमें बहुत सारा टाइम लग जाता है। जब टाइम लगता है किसी चीज़ में तो उसका क्या होगा, जो रिज़ल्ट है वो बहुत लेट आएगा। इसी वजह से हमारे यहाँ पे कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनने में बहुत सारा टाइम चला जाता है। इसी वजह से कोई काम फास्ट नहीं हो पाता है, यानी यहाँ पर कोई भी काम फास्ट नहीं हो पाएगा।
इसीलिए मल्टी पार्टी सिस्टम का सबसे बड़ा डीमेरिट यही है। लेकिन मेरिट क्या है, काम जो भी होगा वो बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि सबकी यस होना यानी सबके सजेशंस को भी इम्पोर्टेंस दी जाएगी। तो ये था हमारा पार्टी। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, यानी कितने तरीके की पॉलिटिकल पार्टी का बात कर रहे हैं हम, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी या स्टेट और रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, जो पूरे ऑल ओवर कंट्री में जिसकी पॉलिटिकल पार्टी मिलेगी, और स्टेट की यानी पर्टिकुलर उस एरिया में ही हमें मिलेगी। यानी अगर हम पूरे देश की बात कर लेते हैं तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जो पूरे इंडिया में है, और पर्टिकुलर किसी स्टेट में या रीजनल में मिल जाएगी तो हमें स्टेट या रीजनल पॉलिटिकल पार्टी होगी। अब ये देखते हैं कि हमने किसको कहा है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, हम किसको कह रहे हैं, जो कंट्री में वाइड पार्टी सिस्टम है, मोस्ट ऑफ द पार्ट में या यूनियन टेरिटरीज में भी हमें वो पॉलिटिकल पार्टी मिलेगी। दूसरी बात, फॉलो ऑलमोस्ट द सेम पॉलिसी, इन सब की जो पॉलिसीज होंगी वो सेम होगी, प्रोग्राम्स भी सेम होंगे, यानी सोच है, पॉलिसीज हैं वो एक जैसी होगी नेशनल लेवल पर। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात जो इसके साथ ऐड होती है वो एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा और असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट एंड विंस एटलीस्ट 4 सीट इन लोकसभा इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी। तो जब तक आपको 6% वोट आप गेन करते हो लोकसभा में और असेंबली इलेक्शंस में, और 4 सीट्स आपको विन करनी है इन लोकसभा में, तो आपको एज ए रिकॉग्नाइज हो जाओगे एज ए नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के लिए। उसी वजह से जैसे आप ये देखो कि जो आम आदमी है वो अभी रीजनल पार्टी में ही काउंट होती है, लेकिन इसको सब जानते हैं बिकॉज ऑफ देयर वर्क। उसके जो लीडर है अरविंद केजरीवाल, वो अपने काम की वजह से पूरे ऑल ओवर इंडिया में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है स्टेट और रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। These are present in only one of the federal unit, किसी भी एक पर्टिकुलर फेडरल यूनिट मतलब किसी भी एक यूनिट में, किसी भी एक स्टेट में आपको ये मिल सकती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया आम आदमी पार्टी का, आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी नहीं है, वो एक स्टेट कह लो या रीजनल पार्टी है। स्टेट पार्टी बनने के लिए उसको क्या करना होगा, कम से कम 6% जो वोट है टोटल वोट इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असेंबली उसको जीतने होंगे, एंड विंस 2 सीट इन रिकॉग्नाइज एज ए स्टेट पार्टी। और उसको जब तक उसके पास 2 सीट्स अपने लेजिस्लेटिव असेंबली के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के नहीं मिलते हैं, जब तक वो एज ए रिकॉग्नाइज स्टेट रीजनल पॉलिटिकल पार्टी ही कहलाएगी। वो जब तक उसके पास ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो स्टेट रीजनल पॉलिटिकल पार्टी कहलाएगी। नाउ अब हम जो बात कर रहे हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है और हमारे लिए ज़रूरी भी है जानना एज ए इंडियन कैंडिडेट, यानी हम इंडियन सिटीज़न है तो हमें पता भी होना चाहिए काफ़ी सारी चीज़ें। जैसे अगर आपके पास, हमने बोला है कि 7 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो आपसे किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, उसकी आइडियोलॉजी या उसके लिए रिलेटेड टू 1 मार्क्स पूछा जा सकता है। जैसे उसका फाउंडर कौन था, कौन सी ईयर में वो पार्टी फाउंड हुई थी, या उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, बेसिक जो होते हैं वो उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं जिनको लेकर उस पार्टी को फॉर्म किया गया है। सबसे पहली जो पॉलिटिकल पार्टी है वो है बीएसपी, यानी जिसके लिए हम बात कर रहे हैं वो है बहुजन समाज पार्टी। इसके जो सिंबल्स है इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि बोर्ड के पेपर में ये इस तरीके से का क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके जो पॉलिटिकल सिंबल्स हैं उनको बनाने के लिए कहा गया है। तो एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन भी आया है और उसको इट्स कैरी 5 मार्क्स। तो यानी आपको पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल्स बनाने के लिए भी यानी 5 पॉलिटिकल पार्टीज़ के सिंबल बनाने के लिए कहा जा सकता है। तो इसके साथ साथ हमें इन सिंबल्स को, यानी जो इसके चिन्ह बने हुए हैं जो कि इलेक्शन कमीशन द्वारा दिए जाते हैं, जब आपकी पार्टी नेशनल पार्टी में काउंट होती है तो आपको एक पर्टिकुलर सिंबल दे दिया जाता है, जिसका मतलब ये है कि उस चीज़ को, यानी वो चिन्ह को कोई और पॉलिटिकल पार्टी कभी फॉलो नहीं कर पाएगी। वो आपकी पार्टी की आइडेंटिफाई हो जाती है, पहचान बन जाती है, उसी को आप आगे लीड करते रहते हो। तो इसीलिए जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, 7 पॉलिटिकल पार्टीज, सबके सिंबल्स पे भी हमें फोकस करना है, साथ में उसके पॉइंट्स के साथ। जैसे बीएसपी, इस फाउंड जो बनी थी ये हुई थी 1985 अंडर द लीडर ऑफ काशी राम के अंडर में बनी थी। एम्स टू रिस्पेक्ट
represent the secure power for the Bahujan Samaj, including the Dalit, Adivasi and other backward communities and religious minorities. जितनी भी जो बैकवर्ड क्लासेस होती हैं, अदर क्लासेस होती हैं बैकवर्ड में, माइनॉरिटीज़ में, इनके लिए ही, इनके डेवलपमेंट के लिए ही इस पार्टी को फॉर्म किया गया है। जो टीचिंग है वो साहू महाराज, महात्मा फूले, पेरियार रामास्वामी नायकर, यानी कि वो लीडर्स हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो इस पार्टी से जुड़े हुए थे। बेसिक ये पार्टी आपको मिलेगी यूपी में एंड मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली एंड पंजाब। और जो इसके साथ जुड़ी हुई जो बातें हैं वो है, जैसे जो लोकसभा इलेक्शन 2014 का, कि बीएसपी पोल अबाउट 4% वोट बट डिड नॉट सिक्योर सीट इन लोकसभा। जीत काफ़ी हद तक उसने जीत हासिल करी थी, पर लोकसभा में उसकी कोई सीट नहीं रही थी। नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। ये पार्टी फॉर्म हुई थी 1980 में, और इसको बनाने के लिए जो कैंडिडेट थे वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसका जो बेसिक एलिमेंट कह लो, कॉन्सेप्ट कह लो, प्रिंसिपल कह लो, वो है हिंदुत्व। हिंदुत्व का ही इसको ज़्यादा इसमें पॉइंट्स जो है वो बीजेपी में आपको मिलते हैं, हिंदुत्व को ये प्रमोट करते हैं। फेवर्स पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड बैन ऑफ रिलीजियस। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये एट प्रेजेंट में आपको, ये सारे आपको बीजेपी की जो पॉलिटिकल पार्टी जो बीजेपी है, क्योंकि वो रूलिंग गवर्नमेंट में है, वो इन सारे पॉइंट्स को बिल्डअप करते हुए जा रही है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर है वो इंडिया का पार्ट बन गया है, एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस 1998 में, और लार्जेस्ट पार्टी है विद 282 मेंबर्स इन 2014 के जो इलेक्शंस हुए थे उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सीट भी मिली थी, यानी फेयर गवर्नमेंट बन के आके प्रेजेंट में ये लीडिंग द रूलिंग कोalition एट सेंटर में आपको पार्टी मिलेगी। तो ये है हमारी बीजेपी। नाउ नेक्स्ट पार्टी जो हमारी है वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको हम सीपीआई के नाम से भी जानते हैं। ये बनी थी 1925 में। जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी और मार्क्सिज्म को लेकर थे। कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी थी वो यानी जो सोसाइटी से रिलेटेड और वर्कर से रिलेटेड थी उसको ये लोग फॉलो करते थे। इसीलिए आपको ये फैक्ट्रीज वगैरह में सीपीआई पार्टी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि वर्कर्स, यूनियन वर्कर्स के लिए इसमें ज़्यादा सोचा गया था। सपोर्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एज ए मीन्स ऑफ प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास, फार्मर्स एंड द पुअर्स। बाद में ये स्प्लिट हो गई थी, सेपरेट हो गए थे ये लोग 1964 में, एंड लीड द इमर्जेंस ऑफ CPI-M, एक नई पार्टी बनकर तैयार होगी जिसको हम CPI-M के नाम से भी जानते हैं। It performs decline over the years and it secure less than 1% vote and one seat in the 2014 लोकसभा इलेक्शंस। उसी में ही काफ़ी कम वोट्स के साथ ये आई थी। जो स्प्लिट होके बनी थी वो पार्टी है CPI-M और फाउंडेड हुई थी 1964 में। वही लेनिज्म, मार्क्सिज्म की जो थ्योरी है और जो सोशलिज्म है, सेकुलरिज्म है और डेमोक्रेसी, इसी बात को ये लोग सपोर्ट करते हैं। अपोज इम्पीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म एंड एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी साथ में आपके पास, जैसे आपको इलेक्शंस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछे जाने वाली पार्टी है बीजेपी है एंड कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस अभी अपोजिशन में है और बीजेपी अभी रूलिंग गवर्नमेंट में है। जो बिगेस्ट पॉइंट बनता है वो ये है कि ये ओल्डेस्ट पार्टी है ऑफ द इंडिया, इंडिया की सबसे पुरानी पार्टी है। फाउंडेड इन 1885 में बनी थी, यानी कितनी, सोच लो कितनी पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है। डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिकल एट ए नेशनल एंड स्टेट लेवल। इसका खूब लोगों में पहचान है, लोग उसको जानते हैं बहुत टाइम से, क्योंकि इंदिरा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू रहे, एट प्रेजेंट में राहुल गांधी है, सोनिया गांधी, तो ये ऐसे कैंडिडेट है जिनको सब लोग जानते हैं। तो एक बिगेस्ट पार्टी है ये। बिल्ड मॉडर्न सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडिया। और इसका जो रूलिंग टाइम था कब का, तो 1947 टू 1977 तक किया, बहुत लंबा टाइम है। फिर 1980 में आए 1989 तक, एंड फिर 2004 से 2014 तक, और 2014 से अभी तक जो है वो बीजेपी सरकार है। जो इनका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो वीकर सेक्शंस को लेकर है, माइनॉरिटीज़ को लेकर है, सेकुलरिज्म को लेकर है, और जो न्यू इकोनॉमिक सपोर्ट जो चाहते हैं वो इकोनॉमिक में रिफॉर्म्स होने चाहिए, सुधार होने चाहिए, जिससे देश का डेवलपमेंट हो सके।
जो इनकी पार्टी अलायंस में बनती है उसे यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी यूपीए कहा जाता है, जो कि 2004 में इनकी गवर्नमेंट बनी थी। करंटली ये जो है अपोजिशन में एक बहुत बड़ा नेम है, यानी अपोजिशन में लोकसभा में जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी है वो कांग्रेस की पॉलिटिकल पार्टी है। सिक्स्थ पार्टी है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी। 1919 आफ्टर द स्प्लिट ऑफ कांग्रेस पार्टी से सेपरेट होकर बनी थी। गांधी की सोशलिज्म की इक्वलिटी, सोशल जस्टिस, फेडरलिज्म, ये इसके प्रिंसिपल्स हैं। मेजर पार्टी जो है ये महाराष्ट्र में आपको मिलेगी। सिग्निफिकेंट सपोर्ट इन मेघालय, मणिपुर एंड असम में स्पेशली आपको वहाँ पर ज़्यादातर दिखाई देगी। जो नेक्स्ट सेवंथ पार्टी है जो अभी न्यू बन के फॉर्म हुई है वो है AITC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी। ये लॉन्च हुई थी 1 जनवरी 1998 में अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी। और एक फेमस नेम है कैंडिडेट, एक लेडी का जिन्होंने अपनी राजनीति में अपना नाम बनाया है एज ए फीमेल कैंडिडेट। रिकॉग्नाइज एज ए नेशनल पार्टी, ये 2016 के इलेक्शन से इसको रिकॉग्नाइज हुआ था, पहचान में आ गई कि भाई ये एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। कॉन्सेप्ट वही है, सेकुलरिज्म एंड फेडरलिज्म को प्रमोट करना, प्रिंसिपल्स को बनाए रखना। अब जो है मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बोर्ड के लिए तैयार होता है, जैसे आपने पॉलिटिकल पार्टी में से बेसिक मेन पॉलिटिकल 2 पार्टीज़ को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। बाकी के 7 पॉलिटिकल पार्टीज़ के आपको सिंबल्स भी तैयार करने हैं और साथ में तैयार करना है ये टॉपिक चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी। या तो आपसे फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी पूछ ले या आपसे चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी पूछ ले। ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं कि कंटिन्यू हर साल पूछे जाते हैं आपसे, या तो वो वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा या ये क्वेश्चन, या और में आपसे ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यू हैव टू लर्न इट दीज पॉइंट्स। फर्स्ट है लेक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके बीच के में ही आपसी तालमेल नहीं है। जब आपसी तालमेल नहीं है तो पॉलिटिकल पार्टी अच्छे से काम कैसे करेगी? तो ये जो लेक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। सेकेंड तैयार होता है डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टिक सक्सेशन में क्या है, जो कैंडिडेट कैंडिडेट होता है उसके बाद उसके बेटे, फिर उसके बेटे, एक परिवार ही चला रहा है। तो उससे क्या है कि जो एलिजिबल कैंडिडेट है उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो करना चाहता है पॉलिटिकल में या राजनीति में कुछ अच्छा करना चाहता है, देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है, लेकिन उससे अपॉर्चुनिटी नहीं है। ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। सबसे बड़ी चीज़ हो गई है वो है हमारे यहाँ पे करप्शन, जिसमें पैसा और ताकत दिखाकर वोट्स को अपने फेवर में करवा लिया जाता है। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या दमदार या ऐसे कैंडिडेट्स जो कि कहीं ना कहीं किसी क्राइम से रिलेटेड होते हैं उन्हीं को टिकट दे देते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो वोट है उन्हीं के फेवर में जाते हैं। तो ये भी हमारे लिए चैलेंजेस बन के तैयार हो गए हैं। लेक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। जो कैंडिडेट अच्छे कैंडिडेट हमारे पास नहीं रहे या ख़त्म हो गए हैं, या यूँ कह लो कि जो यंग यूथ जनरेशन है वो इस पॉलिटिकल पार्टी में या इलेक्शंस में राजनीति में आने के लिए तैयार नहीं है।